बनता है ना इसका। 8 है। जी, आज आप लोगों ने कहा था हम लोग नया स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे, IAS 33 अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब ये चैप्टर भी हम लोग ऑलरेडी FAR 1 में कवर करके आए हैं, क्योंकि न्यू स्कीम में यहाँ पे शिफ्ट हुआ ये भी, और इसमें भी कोई एडिशन नहीं किया गया, जितना उधर पड़ा था सेम वही यहाँ पे। तो इसका अंदर एक किस्म की ये भी एक रिवीजन ही आप समझ इस टॉपिक की भी हो रही है। लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह जो अगले चैप्टर हैं वो सारे आप लोगों से फिर नए होंगे आपके लिए। अच्छा, अर्निंग पर शेयर, कौन से शेयर की बात की जाती थी? ऑर्डिनरी की। और हमने कहा था प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से रिटर्न मिलता है, उसको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसको पेमेंट करने के बाद बाकी जितना भी पैसा बचता है वो आपने किसको देना होता है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को। तो क्योंकि ईयर टू ईयर आपके प्रॉफिट की फिगर कम ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से उसकी अर्निंग पर शेयर अप एंड डाउन होती रहती है। अब अक्सर लोग ना जो इन्वेस्टर होते हैं इसको एज अ यार्ड स्टिक यूज करते हैं। मतलब जब आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं, तो वहां पे हम कहते हैं आप चेक करो यार पर शेयर प्रॉफिट कहां पे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसको अक्सर लोग ना इन्वेस्टमेंट के लिए स्टिक यार्ड के तौर पे यूज करते हैं। तो जब इसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थी, हर एक ने अपने तरीके से कंप्यूटेशन की होती थी, उसके लिए फिर हम लोगों ने कहा कि यार इसकी कोई स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, तो IAS 33 इंट्रोड्यूस हुआ और फिर इसने आपको इसके बारे में गाइड किया। अच्छा, अब IAS 33 कहते हैं कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने तो EPS कंप्यूट की जाए। किस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है? यानी EPS लाजमी कैलकुलेट करना किन कंपनीज के लिए होता था? हाँ, कोटेड कंपनीज, ठीक है, यानी लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं वो, और कंपनीज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। ठीक है, यानी वो कंपनी जो लिस्टेड है या वो कंपनी जो इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, उनके लिए लाजमी है इसको फॉलो करना। मतलब जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे ये लाजमी कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के पेपर में एक दफा MCQ आया भी हुआ है कि उसने आपसे कहा था कि अर्निंग पर शेयर किन कंपनीज के लिए निकालना जरूरी है। तो स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है कि कोटेड कंपनी यानी लिस्टेड कंपनी एंड कंपनीज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट EPS। ठीक है, तो इसलिए आपने याद रखना है कि लिस्टेड कंपनीज या वो कंपनी जो अभी लिस्टिंग के प्रोसेस में है, इसका क्या मतलब होता था? हाँ, यानी उनका पेपर वर्क वगैरह चल रहा है, अप्रूवल नहीं हुई, अभी तक लिस्टेड नहीं बनी लेकिन इन द प्रोसेस है, इन नियर फ्यूचर हो जाएंगी, तो उनके लिए ये कैलकुलेट करना जरूरी होता है। अच्छा, कितनी तरह की EPS होती थी? 2 तरह की। कौन कौन सी? हाँ जी, एक बेसिक EPS और एक डाइल्यूटेड EPS। बेसिक EPS एंड डाइल्यूटेड EPS। अब वो कंपनीज जो कोटेड है यानी लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, उनके लिए बेसिक EPS निकालना तो लाजमी है, यानी वो तो हर कंपनी कंप्यूट करेगी। लेकिन डाइल्यूटेड EPS कब निकाला करते थे? हाँ जी, ये आप कैलकुलेट किया करते थे इन केस ऑफ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, डाइल्यूटेड EPS हम निकालते थे जब पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हो। इसका क्या मतलब होता है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स? हाँ, यानी आपने किसी को राइट दे रखा है कि इन फ्यूचर आप हमारे शेयर ले सकते हो।
ठीक है। अच्छा, राइट का वर्ड मैंने यूज किया, ऑब्लिगेशन नहीं कहा। राइट और ऑब्लिगेशन में क्या फर्क होता था? हाँ, यानी राइट का मतलब होता है फायदा नजर आए तो कर लो, नुकसान नजर आए तो ना करना, मर्जी आपकी। जबकि ऑब्लिगेशन का मतलब होता है चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, वो काम करना ही करना है। तो यहां पे मैंने वर्ड यूज किया, आपके पास राइट होता है टू एक्वायर कंपनीज शेयर। क्या क्या एग्जांपल थी इसकी? जी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या कन्वर्टेबल डेट का वर्ड यूज कर लें। बिल्कुल ठीक है, और बताएं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऑप्शंस, कन्वर्टेबल डेट क्या मतलब होता था? कन्वर्टेबल डेट क्या होता है? हाँ, यानी आपने किसी से लोन लिया हुआ है और आपने उससे कहा है कि मैच्योरिटी पे चाहो तो अपने पैसे वापस ले लेना, चाहो तो मेरे शेयर ले लेना। ठीक है, और पहले से डिसाइड होता है कि कितने शेयर्स। ठीक है, अब होगा क्या, मतलब फर्ज करें मैंने आपसे 1000 रुपया लोन लिया, आपको मैंने कहा यार 2 साल बाद अपना 1000 रुपया वापस ले लेना, या फिर मेरी कंपनी के ना 10 शेयर मुझसे ले लेना। फर्ज करें मेरी कंपनी का एक शेयर मार्केट में इस वक्त 70 रुपए का बिक रहा है, तो 10 शेयर की क्या मालियत बनेगी? 700। तो क्या आप मेरे से शेयर ले लेंगे? नहीं, आपको क्या मेरा 1000 रुपए वापस करो, मैंने नहीं शेयर लेने। और अगर उन शेयर्स की मालियत 1000 से ज्यादा निकल आई, फिर आपको क्या यार पैसे छोड़ो, शेयर दे दो मुझे। इसका मतलब आपका राइट था, फायदा नजर आया तो ले लिया है, नुकसान नजर आ रहा था तो नहीं लिया। इस वजह से हम कहते हैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर। तो कन्वर्टेबल डेट का मतलब होता है आपने किसी से लोन लिया और आपने उसको राइट दिया कि यार मैच्योरिटी पे चाहो तो अपने पैसे वापस ले लेना, चाहो तो मेरे एक सेट नंबर ऑफ शेयर्स ले लेना। तो बंदा उस वक्त डिसाइड करेगा, अगर शेयर की मालियत लोन की अमाउंट से ज्यादा बनी तो शेयर लेगा, कम बनी तो नहीं लेगा। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए हुए और उनको आपने कहा हुआ है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगर चाहो तो ये वाले शेयर वापस करके ऑर्डिनरी शेयर ले लेना। इसमें भी वो बंदा देखेगा अगर उन ऑर्डिनरी शेयर की मालियत प्रेफरेंस शेयर से ज्यादा बनी तो कन्वर्ट कराएगा, वरना नहीं कराएगा। ऑप्शंस, जिसे वारंट्स भी आप कहते थे, ये क्या होता है? ऑप्शंस या वारंट्स शेयर्स की गारंटी होती है। किस वजह से होती है? फ्यूचर है। नहीं, कोई लॉजिक क्या होती है, क्यों देते हैं? अक्सर ये एम्प्लॉइज को देते हैं। एम्प्लॉय में ना ऑप्शन नहीं होती, वो आमतौर पर अगर देना है तो उसमें काफी हद तक चांसेस होते हैं कि श्योर हो जाता है। अच्छा, इसमें मैंने आप लोगों को कहा था FR1 के अंदर कि फर्ज करें मेरी कंपनी का 10 रुपए वाला शेयर इस वक्त 1000 रुपए का मार्केट में बिक रहा है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, ज्यादा नहीं, लेकिन मेरा अगर 10 वाला शेयर 1000 रुपए का बिक रहा है, इसका गुडविल की वर्थ तो है, यानी कंपनी की गुडविल है, वर्थ है बिजनेस की, लोग 1000 रुपए तक उसके पैसे देने को तैयार है। फर्ज करें मैंने आप लोगों को कहा कि यार आप लोग ऐसे करें 100 रुपया पर शेयर मुझे दे दें, अभी जितने शेयर्स का 100 रुपए के हिसाब से पेमेंट करोगे मैं आपको अंडरटेकिंग दे देता हूं 2 साल बाद आप ना मेरा शेयर 1300 रुपए के हिसाब से खरीद लेना। देखिए आज अगर वो 1000 का बिक रहा है तो 2 साल बाद कीमत और भी तो बढ़ सकती है ना, अब कम भी हो सकती है लेकिन बढ़ भी सकती है। मैंने आपसे कहा मुझे 100 रुपया भी पकड़ा दो, जितने शेयर्स का 100 के हिसाब से आप मुझे दोगे मैं आपको अंडरटेकिंग दे देता हूं कि आप इन फ्यूचर मेरे उतने शेयर 1300 रुपए के हिसाब से खरीद लेना। फर्ज करें 2 साल बाद मेरा शेयर 2000 रुपए का हो गया, आप लोग शेयर खरीदोगे या नहीं?
हाँ, आप खरीद लोगे क्योंकि आपने पहले मुझे क्या दिया हुआ था, 100 रुपया। 1300 आप मुझे और दोगे, आपको शेयर कितने में पड़ा, 1400 में, बाजार में 2000 का है, अभी जाके बेचो प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, 100 रुपया, और अब आपको देखें प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है। और अगर कभी शेयर की कीमत कम हो जाती, मतलब फर्ज करें 700 रुपया हो जाती, तो आप लेते 1000 का? नहीं, तो आप लोग ऑप्शन ड्रॉप कर देते, नहीं ले रहा। तो क्या मैं आपका 100 रुपया वापिस करता? नहीं, उस 100 के बदले तो मैंने अंडरटेकिंग आपको दी थी। तो अब ऑप्शन का होता है कि आप ना किसी को राइट देते हैं कि इन फ्यूचर अ सेट नंबर ऑफ शेयर एट अ स्पेसिफाइड प्राइस खरीद सकते हो। अब माइट भी वो उस राइट को एक्सरसाइज करे, हो सकता है ना करे। अच्छा, डाइल्यूट का क्या मतलब होता है? हाँ, डाइल्यूट का वैसे मतलब तो यही होता है ना, बारीक हो जाना, पतला हो जाना, कम हो जाना। तो डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब अगर आपकी अर्निंग पर शेयर कम हो गई तो कम होके कितनी हो जाएगी, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। तो बेसिक ईपीएस तो आपकी ओरिजिनल अर्निंग पर शेयर है। डाइल्यूटेड का मतलब अगर इन्होंने कहीं राइट एक्सरसाइज कर लिया तो देखिए नंबर ऑफ शेयर इशू होंगे ना, जितने शेयर्स बढ़ेंगे उतनी अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो उसके लिए हम कंप्यूट करते हैं कि यार वो कम होके किस हद तक जा सकती है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस इस ऑप्शंस के इन तीनों के मुताबिक हम लोग कंप्यूट किया करते हैं। अच्छा, आपको याद होगा हम लोग वर्ड यूज किया करते थे ऑप्शन के बारे में, ऑप्शन इन द मनी, और आउट ऑफ मनी। इसका कुछ याद हो, ये क्या होता था, ऑप्शन इन द मनी, ऑप्शन आउट ऑफ मनी। सही है। ये ऑप्शन इन द मनी का मतलब होता था कि मैंने आप लोगों को कहा यार मेरा शेयर ना 1300 के हिसाब से खरीद लेना, मार्केट में 2000 का हो गया, तो आपको तो 1300 का मिलेगा। तो आपको फायदा नजर आ रहा है इसमें या नहीं आ रहा है? तो इसे हम कहते हैं ऑप्शन इन द मनी। और अगर मार्केट में शेयर 700 का हो गया, आप खरीदोगे मेरा 1000 का? नहीं, इसमें नुकसान नजर आ रहा है आपको। इसे कहते हैं ऑप्शन आउट ऑफ मनी। डाइल्यूटेड ईपीएस कब निकालते हैं? जब ऑप्शन इन द मनी हो, आउट ऑफ मनी हो। हाँ, जब इन द मनी हो, ठीक है। इस केस में आप डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं, इसके अंदर डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं निकाली जाती। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि कौन सी कंपनी ईपीएस निकाला करेगी, और फिर आपको बताया ईपीएस कितनी तरह की होती हैं, और फिर मैंने आपको बताया डाइल्यूटेड ईपीएस कब निकला करेगी। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं रिकॉल ही कराऊं, अगर एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर आ जाएं तो क्या किया करते थे? हाँ, पहले इंक्रीमेंटल ईपीएस की बेस पे रैंकिंग करते थे, और उस रैंकिंग की बेस पे आप डिसाइड कर लेते थे क्या करना है, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर कभी इस तरह हो कि आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस एक्सीड कर जाए तो क्या होगा? हाँ, तो फिर डाइल्यूटेड ईपीएस कितनी होगी? हाँ, फिर बेसिक को ही डाइल्यूटेड भी लिख दिया जाएगा कि यही डाइल्यूटेड भी है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर प्रॉफिट है तो अर्निंग पर शेयर निकलती, क्या लॉस के केस में निकलती है या नहीं? लॉस के केस में भी निकलती है, वो नेगेटिव आ जाती है, ठीक है। मतलब ये नहीं करना लॉस है तो मैं नहीं निकाल रहा, वो नेगेटिव में निकल आएगी, ये हो जाता है इस पे। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद कई दफा होता था कन्वर्टेबल के अंदर आपके पास ऑप्शंस आगे दो आ जाती थी। आपको मैंने कहा यार 2 साल बाद कन्वर्ट करोगे ना तो मैं तुम्हें 5 शेयर दूंगा, 3 साल बाद कन्वर्ट करोगे तो फिर मैं तुम्हें 4 शेयर दूंगा, ठीक है। यानी अगर 2 साल बाद कन्वर्ट करोगे तो 5 शेयर्स, 3 साल बाद करोगे तो फर्ज करें 4 शेयर्स।
अब आपने डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी है, किस अजम्पशन पे निकालें? बंदा 5 शेयर लेगा कि 4 शेयर लेगा? हाँ जी, 5 शेयर, क्योंकि हमने डाइल्यूट करना है ना, तो जितने ज्यादा शेयर इश्यू होंगे उतनी अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगी। तो फिर आप लोग 5 के हिसाब से करोगे। अच्छा, अगर लॉस होता उस साल, हाँ, फिर आप 4 पे करते, फिर 5 पे नहीं करना, क्योंकि अर्निंग पर शेयर जितनी कम होगी हमने वो शो करनी, और लॉस पर शेयर जितना ज्यादा हो जाएगा हमने वो शो करना है कि यार इतना नुकसान हो सकता है इसका। ठीक है, तो इसलिए अगर प्रॉफिट होगा तो ज्यादा वाली ऑप्शन लेनी है, और अगर लॉस हुआ उस साल तो कम वाली ऑप्शन लिया कर रहे हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिटेल में स्टार्ट करते हैं बेसिक ईपीएस को। जी, बेसिक ईपीएस, इसका आप लोग फॉर्मूला यूज किया करते थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड ओवर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, और इसका आंसर रुपीस में आ जाया करता था। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। आप लोगों ने पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल भी होते हैं, इररिडीमेबल भी होते हैं। ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है कौन से शेयर्स का? इररिडीमेबल। रिडीमेबल जो होता है आपको पता है वो लोन शो होता है, और उसका जो डिविडेंड होता है वो इंटरेस्ट कॉस्ट शो होती है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने से पहले वो ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड होता है। इसका मतलब ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड था ये इररिडीमेबल का था। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आपके क्यूमुलेटिव भी होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव भी होते हैं। आपको मैंने कहा था क्यूमुलेटिव का मतलब होता है अगर किसी साल डिविडेंड ना भी दे पाए तो वो एक्यूमुलेट होगा, फ्यूचर में देना पड़ेगा। और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब था अगर किसी साल डिविडेंड ना दे पाए तो आप लोगों का वो राइट जाया हो जाएगा। कब ये डिविडेंड माइनस करना ही करना है? हाँ, अगर क्यूमुलेटिव हो तो चाहे कंपनी उस साल डिविडेंड डिक्लेयर करे या ना करे, आप लोगों ने माइनस करना ही होता है। लेकिन अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हो तब अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो माइनस कर दीजिएगा, अदरवाइज माइनस नहीं होगा। देन आपको याद होगा हमने पढ़ा था ईपीएस फ्रॉम कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन एंड फ्रॉम डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन। ये डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन का क्या मतलब होता था?
सपोज कोई एक सेगमेंट आपने बंद कर दिया, हाँ, कोई अगर एक सेगमेंट और एक पार्ट ऑफ बिजनेस आपने बंद कर दिया या इन नियर फ्यूचर बंद कर देंगे, तो इसका मतलब ये पार्ट या सेगमेंट से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बंद हो जाएगा, मतलब उससे जो प्रॉफिट आता था वो फिर फ्यूचर में नहीं आएगा। तो स्टैंडर्ड आपको कहता है कि फिर आप लोग ना अलग से मेंशन करो कि ईपीएस फ्रॉम कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन कितनी है और फ्रॉम डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन कितनी है। ठीक है, मकसद क्या है, ताकि जो रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको पता चल जाए जो कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन है ये तो आइंदा भी आती रहेगी, लेकिन जो डिसकॉन्टिन्यू वाली ये बंद हो जाएगी, ये नहीं आया करेगी। तो ये आपने तब किया करना है जब क्वेश्चन में आपको कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन और डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन की अलग अलग गिवन हो, अदरवाइज ये एक सिंगल ही निकलती है। अगर पूरा साल आपने कोई शेयर्स ही नहीं इश्यू किए, वेटेड एवरेज निकालने की जरूरत है या नहीं? नहीं। अगर आपने पूरा साल शेयर इश्यू नहीं किए तो जितने शेयर साल के पहले दिन थे उतने ही आखिरी दिन थे, आपको कोई एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज आया, फिर आप लोगों को एवरेज निकालना पड़ती है। अब क्वेश्चन में आता है कि चेंजेस इन नंबर ऑफ शेयर्स, कब कब आ सकता है? तो आपको पता है कि अगर आप लोग कर दो राइट इशू एट मार्केट वैल्यू, राइट इशू बिलो market value, bonus issue, stock split, stock consolidation। जी, तो बात हम लोग कर रहे थे कि ये कुछ सिचुएशंस हैं जहां पर आप लोग नंबर ऑफ शेयर्स में चेंजेस कर जाते हो और आपका ने कहा जब नंबर ऑफ शेयर चेंज होंगे आपको एवरेज निकालना पड़ेगी। राइट इशू एट मार्केट वैल्यू, अच्छा नॉर्मली स्टूडेंट के जहन में होता है राइट इशू बिलो मार्केट वैल्यू होता है, जरूरी नहीं है। राइट इशू का मतलब होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देना कि हमने मजीद शेयर इशू करने हैं, आप लोग इंटरेस्टेड हो तो खरीद लो। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता मार्केट प्राइस से कम हो, मार्केट प्राइस पे भी हो सकते हैं। अगर राइट इशू एट मार्केट वैल्यू ना भी लिखें, सिंपल भी आप लिख सकते हो इशू ऑफ शेयर एट मार्केट वैल्यू, तो भी आ जाता है। इशू अगर आप करो राइट शेयर लेकिन बिलो मार्केट वैल्यू, तो बेशक बिलो कर रहे हैं, शेयर तो इशू हो रहे हैं ना आपके। बोनस इशू, ये भी आपको होता है फ्री में आप शेयर बांट देते थे तो इससे भी नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं। स्टॉक स्प्लिट क्या होता था?
शेयर की जो डिनोमिनेशन, जो पार वैल्यू होती है, उसको कम कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए। देखिए, आप लोगों के पास पहले मेरी कंपनी के 10-10 रुपए वाले शेयर थे। मैंने सोचा कि यार 10 रुपए वाली वैल्यू को कम करके ना 5 रुपए कर देते हैं। आपसे मैं 10 वाला शेयर लेके आपको 5 वाला एक पकड़ा दूं, ले लेंगे आप लोग? नहीं, आप कहेंगे 2 फिर लूंगा। तो क्या करना पड़ेगा? 10 वाला एक शेयर वापस लेके 5 वाले 2 दूंगा, तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे मेरे। ठीक है, तो स्टॉक स्प्लिट के अंदर नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाते हैं। अच्छा, स्टॉक कंसोलिडेशन क्या होती थी? हाँ, कि पार वैल्यू को बढ़ा दो। मसलन 10 रुपए का एक शेयर पाकिस्तान में आपको होता है पार वैल्यू, तो अब 10 रुपए में तो आपको पता है कोई भी चीज नहीं आती। तो मैंने कहा यार 10 रुपए बहुत नॉमिनल फिगर है, इसको बढ़ाएं। मसलन अपने शेयर की प्राइस कम से कम 50 रुपए कर दें। तो क्या आपसे 10 वाला एक शेयर लेकर आपको 50 वाला एक पकड़ा दूं? नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा? कैसे सेटलमेंट होगी इसकी? 10 वाले आपसे 5 पकड़ूंगा और उसके बदले आपको 1 पकड़ाऊंगा। जी सर, अगर उसके पास इतने एक्चुअली देखिए, एक मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं। कुछ कंपनीज के 500 होते हैं, कुछ के 300 होते हैं। तो वो उसमें ये हो जाता है कि आखिरी एक आधे शेयर का मसला बनता है, वो या हम उसको पैसे वापस कर देते हैं या वो पैसे देके खरीद लेता है, वो इस तरह होता है। तो स्टॉक कंसोलिडेशन का मतलब था आप अपने शेयर की डिनोमिनेशन, उसकी पार वैल्यू को इंक्रीज करो। इससे क्या हो जाएगा? 5 शेयर मैंने वापस लिए और उसके बदले 1 दिया, तो नंबर ऑफ शेयर बढ़े या कम हो गए? कम हो गए, लेकिन चेंज तो आया ना। तो ये वो सिचुएशन है जहां पे नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाते हैं। और आपका ने कहा जब भी चेंज होगा आपको वेटेड एवरेज निकालना पड़ जाती है। वैल्यू इसको कंसोलिडेट करने का। देखिए, अभी आपने देखा है पिछले कोई 3-4 महीने के अंदर आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने शेयर स्प्लिट किए हैं। ठीक है, अब उन्होंने शेयर स्प्लिट क्यों किया है? मतलब 10 रुपए वाला शेयर फर्ज करें मार्केट में 18,000 का बिक रहा है। ठीक है, तो अब वो मसला ये प्राइस बढ़ के 18,000 हो चुकी हुई है। क्या हर बंदे के लिए इजीली पॉसिबल है 18,000 का शेयर ले ले? नहीं। और ये तो नहीं होता ना कि आपको मैं कहूं एक भी ले सकते हो। कम से कम 500 लेने पड़ते हैं, कम से कम 300 लेने पड़ते हैं। तो अब अगर 18,000 का एक शेयर है और आपको 500 लेने पड़े, तो इसका आपका कम से कम 9 लाख के करीब रकम होगी, तो आप खरीद सकते हो, वरना नहीं। ठीक है, तो अब मसला यह है कि यहां पे लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है। कंपनी को पैसे चाहिए होंगे, लोग खरीद नहीं सकेंगे। तो हम फिर क्या करते हैं? उसकी डिनोमिनेशन कम कर देते हैं। अभी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज ने किया ना, उनके शेयर काफी महंगे हो गए हुए थे। तो अब उन्होंने जब डिनोमिनेशन कम की, मतलब 10 वाले से फर्ज करें 5 रुपए कर दी, तो मार्केट वैल्यू भी 18,000 तो नहीं रही होगी, वो कम होकर कितनी हो गई? 9,000। अब अगर आपने 500 खरीदने हैं तो 4.5 लाख में भी गुजारा हो जाएगा। तो पहले 5 लाख जिसके पास से बंदा आपके शेयर नहीं खरीद सकता था, अब तो खरीद सकेगा। वो इस तरह करके होता है। इसमें ये होता है कि अगर डिनोमिनेशन बहुत कम है, ठीक है, जैसा आपको मैंने कहा कि नॉर्मल कंपनी में 10 रुपए का शेयर है। अब 10 रुपए में मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूं रोटी भी नहीं आती आप लोगों की, और वो शेयर मिल रहा है आपको। ठीक है, तो वहां पे फिर हम लोग क्या कर देते हैं कि हम लोग इसकी कंसोलिडेशन करते हैं, इसकी डिनोमिनेशन इंक्रीज करते हैं, ताकि एक रीजनेबल अमाउंट बन जाए। ये आमतौर पे वो कंपनीज कर सकते हैं जिनकी मार्केट में शेयर ही 10 वाला 15 का बिक रहा है, 11 का बिक रहा है, मतलब लोगों को खरीदने में इश्यू नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि आप लोग इस तरह फिर उसके नंबर ऑफ शेयर्स को थोड़ा रिड्यूस कर लो, अदरवाइज इसका कोई इतना फायदा नहीं होता। इसको कोई भी कंपनी इस तरह इस्तेमाल कर सकती है कि ईपीएस को इंप्रूव करने के लिए। एक्चुअली देखिए, ईपीएस इंप्रूव तो टेम्परेरीली होगी, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है कि जहां जहां बोनस एलिमेंट निकलता है वहां कंपैरेटिव ईपीएस क्या करते हैं? रीस्टेट करते हैं। तो हम उसको भी रीस्टेट कर देते हैं, तो वो भी, तो यानी आपको इससे विंडो ड्रेसिंग हो जाए वो नहीं होती, क्योंकि कंपैरेटिव रीस्टेट करना पड़ती है। अच्छा,
अभी मैंने जैसे टर्म यूज की, आपको क्लास में भी बताया गया था कि जहां जहां बोनस एलिमेंट निकलेगा वहां वहां कंपैरेटिव ईपीएस रीस्टेट करना पड़ती है। बोनस एलिमेंट क्या राइट इशू एट मार्केट वैल्यू पे निकलता है? नहीं, बाकी चारों में, उन चारों में निकलता है। ठीक है, तो अब हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बोनस एलिमेंट के बारे में। राइट इशू बिलो मार्केट वैल्यू। अच्छा, राइट इशू बिलो मार्केट वैल्यू का मतलब कि मार्केट वैल्यू से कम कीमत पे आप शेयर इशू करते हैं। क्या बोनस एलिमेंट होता था इसका? कम राइट प्राइस ओवर theoretical x right price। ठीक है, कम राइट प्राइस ओवर थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ये कम राइट प्राइस का क्या मतलब होता है? हाँ, कि जैसे कंपनी ने राइट अनाउंस किया तो शेयर की कीमत पे क्या फर्क पड़ता है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो कम राइट का मतलब क्यूमुलेटिव ऑफ राइट, कि इंक्लूसिव ऑफ राइट शेयर की क्या कीमत है। लेकिन जब वो राइट एक्सरसाइज हो जाए या एक्सपायर हो जाए, उसके बाद शेयर की प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा? दोबारा आपकी कम हो जाएगी। तो वो कम होने के बाद जो प्राइस आती है उसे हम कहते हैं एक्सक्लूडिंग राइट प्राइस, यानी थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। थ्योरेटिकल का मतलब है कि ये आप लोग एस्टिमेट कर रहे हो, एक्चुअल नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को FR1 में भी डिस्कस किया था कि जब इंशाल्लाह फाइनेंस के सब्जेक्ट पढ़ेंगे फाइनल में जाके, तो उसमें आपको बताया जाएगा कुछ फैक्टर्स होते हैं, अगर वो फैक्टर एग्जिस्ट करें तो आपकी थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस जितनी ही एक्चुअल प्राइस भी आती है। लेकिन अगर वो फैक्टर एग्जिस्ट ना करें तो ये वेरी कर जाती है। बहरहाल कम राइट प्राइस उसने क्वेश्चन में दी होती है, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस ये आपको निकालना पड़ती है। अच्छा, आपको याद होगा ये हम एक एवरेज प्राइस निकाला करते थे। कैसे? कि हम लोग लेते थे कम राइट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, जो भी अमाउंट आ गई, इसमें हम ऐड किया करते थे कंसेशनल प्राइस ऑफ राइट शेयर्स, और टोटल आ जाता था। तो फिर आप लोग निकालते थे थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, और वो कैसे निकालते थे कि जो टोटल वैल्यू आई होती थी उसको आप नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करके निकाल लिया करते थे।
यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये फिगर्स लें, आपको मैं कहता हूं कंपनी declared to write shares for every 5 shares held at the rate rupees 40 per share. मार्केट वैल्यू, ये मार्केट प्राइस लिख रहे हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑन सेटलमेंट डेट was ₹50. जी राइट डिक्लेयर्ड, आपका ने कहा कि 2 शेयर आपने दिए, ऑफर किए हैं, 5 जिसके पास होंगे और 40 रुपए के हिसाब से इशू किए हैं, और मार्केट प्राइस आपका ने कहा सेटलमेंट डिस्काउंट डेट पे कितना चल रही थी 50, तो इसका ना आपने मार्केट वैल्यू से कम कीमत पे ऑफर किया हुआ ना। अब हमने क्या कहा था, कम राइट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, कितने पुराने शेयर हो तो आपको राइट शेयर मिलेंगे 5, तो आपने कम राइट प्राइस ऑफ 5 शेयर निकालनी, मतलब 5 शेयर्स की 50 रुपए के हिसाब से, दैट इज 250। कितने राइट शेयर मिलेंगे 2, किस रेट पे, तो 40 रुपए के हिसाब से 80, टोटल शेयर कितने हो जाएंगे 7, और टोटल इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 330। अब जब आप निकालोगे ना थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस, तो 330 डिवाइडेड बाय 7, तो देखिए कितना था 1.4। तो ये आपकी थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस है। इसका मतलब आज आप लोगों का शेयर 50 का हो गया हुआ है, लेकिन जिस दिन ये राइट आपने एक्सरसाइज कर लिया, ये राइट का पीरियड लैप्स कर गया, तो शेयर की प्राइस 50 से कम होकर कितना हो जाएगी 47.1। तो आपने कहा था कम राइट प्राइस क्वेश्चन में दी हुआ करेगी, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस हमें निकालनी पड़ा करेगी। तो ये तभी हमने डिस्कस किया है कि अगर बोनस एलिमेंट निकालना हो राइट इश्यू का, अच्छा अगर बोनस इश्यू का निकालना होता तो ये कैसे निकलता है जी, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर bonus issue divided by number of shares before bonus issue।
अगर स्टॉक स्प्लिट की बात की जाए, the number of shares after stock split over number of shares before stock split. Stock consolidation. Number of shares after stock consolidation over number of shares before stock consolidation. ठीक है, ये बोनस एलिमेंट थोड़े से मैंने रिकॉल कराए हैं कि ये आप लोग यूज किया करते थे। अब कल इंशाल्लाह हम लोग ना न्यूमेरिकल इनके स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर इन चीजों की एप्लीकेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, अब चूंकि आप लोगों को जैसे मैंने पहले बताया कि टॉपिक ऑलरेडी आपने पढ़ा था और काफी तक आपको रिटेन भी है, बजाय इसके अब मैं एक एक चीज करके उनके न्यूमेरिकल शुरू कराऊं जैसे हमने FR1 में किया था। हम लोग ना थोड़े मिक्स करके क्वेश्चन कर लेंगे, यानी दो दो तीन तीन चीजें इकट्ठी एक ही क्वेश्चन में आना शुरू हो जाए, ताकि विद इन 2-3 डेज हम लोग इस टॉपिक को भी वाइंड अप करने की पोजीशन में आते हैं। तो यहां तक आज हम इसको छोड़ रहे हैं, कल इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। कोई चीज नहीं, सेम।